हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट की जो परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बताए हैं आपको हम बताएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। इसमें जो होंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह होगा और कुल 5 सेट है जो हम आपको बताएंगे। इन क्वेश्चनों की आने की संभावना 100% है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो पहला सेट है सेट वन के ये पहला ही प्रश्न है हमारा। अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन। हाँ जी, अनुभव के द्वारा क्या कर रहे हैं और परीक्षण के द्वारा अपना जो व्यवहारों का क्या कर रहे हैं संशोधन और परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम है। ये परिभाषा, यह कथन किसकी है? तो दोस्तों ये कथन और ये परिभाषा है गेट्स एवं अन्य की। हाँ जी, किसने कहा है कि अनुभव और परीक्षणों के द्वारा व्यवहार का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है? तो वो कहा है गेट्स हैं, अन्य ने बताया है। हम बात करते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। हाँ जी, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो वो की थी वुंट ने। हाँ दोस्तों, किसने की थी? वुंट ने प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान की है वो स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो जो कुल तत्व हैं वो 180 तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अधिगम की उपलब्धि है। अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? तो दोस्तों ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल, ये तीनों चीज़ों को मिला दें तो क्या होता है? अधिगम कहलाता है। और इसका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या है? तो जो बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने ने परीक्षण किया था वो परीक्षण है शाब्दिक परीक्षण। हाँ जी, कैसा परीक्षण है? शाब्दिक परीक्षण। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अल्बर्ट बंडूरा। हाँ जी, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, किससे संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा? तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है शाब्दिक अधिगम से। किससे संबंधित है दोस्तों? शाब्दिक अधिगम से। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। जो अंतर्दृष्टि का अधिगम है वो किस चीज़ का परिणाम है ये पूछा गया है। तो वो परिणाम है समताकृति। हाँ जी, समताकृति प्रत्यक्षीकरण का। समताकृति प्रत्यक्षीकरण का ये परिणाम है अंतर्दृष्टि जो अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 8 है IQ के सूत्र। हाँ जी, IQ का जो सूत्र है में MA प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो मेंटल एज, क्योंकि जो हमारा ये फार्मूला है IQ बराबर ये है MA अपॉन CA गुणा 100। तो इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं MA क्या है? हमारा मेंटल एज है। CA क्या है? CA जो वास्तविक एक है। तो याद कैसे रखेंगे? MA जो है MA बड़ी क्लास होती है तो ऊपर होती है पोस्ट ग्रेजुएट, और CS छोटी होती है, इसको नीचे रखेंगे और गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आप क्या होगा IQ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। MA ऊपर आएगा और CA नीचे आएगा, गुणा 100 कर देंगे। प्रश्न है किसने कहा किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? हम अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं। ये क्वेश्चन है किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था जो बताई है वो बताई है स्टेन हॉल ने। और कैसे याद रखेंगे? हॉल के अंदर क्या आ गया है? सभी लोग बैठे थे, तो जो यहाँ पे युवा है, युवाओं पर क्या हुआ? जो किशोर अवस्था में हैं, 12 से 18 साल के हैं, किशोर अवस्था में हैं, उन्हें क्या होगा? तूफान एवं तनाव। तो स्टेन हॉल में क्या आ गया? तूफान आ गया और तनाव हो गया। जब तूफान आ गया तो सब तनाव में आ गए। ऐसे याद रखना, किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा है? स्टेन हॉल ने कहा है। नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। कौन सा अनुच्छेद 14 से कम आयु के बच्चों को नौकरी कराने की मनाही से संबंधित है? हाँ जी, तो अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम क्या है? निषेध है इस अनुच्छेद में। बाल श्रम को निषेध बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 24। इसको भी दोस्तों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई है नवोदय विद्यालय की स्थापना? तो जो नवोदय विद्यालय हैं
या ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, हाँ जी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण कराई जाए, उन्हें प्रदान की जाए, इसलिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनंत एलावत खिलौनों को तोड़ता है और उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करेंगे। एक बच्चा है जिसका नाम अनंत एलावत है, एक छोटा बच्चा है, उसके पास एक कार है या उसके पास एक घोड़ा है, तो उन घोड़ों को या कार के पुर्जों को वो खोल देता है, तो आप क्या कहेंगे। आप उनके जो आंतरिक तत्वों को खोल रहा है बच्चा, उस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे। तो उस बच्चे के बारे में कहेंगे उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को उत्साहित करेंगे कि क्या पता बड़ा हो गया ये क्या इंजीनियर ही बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा है, उसको हम क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। हम उसे ये नहीं कहेंगे अरे तूने क्या करा, अभी तो मैं गाड़ी लेके आया था और तुमने खोल दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, उससे वो हताश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है जो 13 क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन जो है वो विकार से संबंधित है। तो डायलेक्सिया, हाँ जी, डायलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है, पढ़ने की अयोग्यता से, कि बच्चे पे क्या है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो उसको कौन से विकार या कौन से रोग से ग्रस्त है, तो डायलेक्सिया से वो ग्रस्त है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनील एलावत अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, यह सूचित करता है। एक टीचर हैं, जब एक टीचर अपनी क्लास को भ्रमण पर लेके जाते हैं, घुमाने के लिए लेके जाते हैं, और उसके बाद विद्यार्थियों से उस भ्रमण पर चर्चा की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निर्धारण के लिए शिक्षण। हाँ जी, क्या कहते हैं उस क्रिया को, निर्धारण के लिए शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचनात्मक सुदृष्टिकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो रचनात्मक सुदृष्टिकरण के लिए उपयुक्त विधि है जो बताई गई है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सी विधि है दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। हाँ जी, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ बताइए। तो बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, और मनोविज्ञान भी कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। हाँ जी, वयस्कों और समवयस्कों अपनी हम उम्र के जो लड़के या लड़की, बालक या बालिकाएं, उनके साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोहबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। हाँ जी, कोहबर्ग ने भी बताया है कि कोहबर्ग ने बच्चों को सीखने की कौन सी प्रक्रिया है, कौन से उस दृष्टिकोण के अनुसार देखा है। तो कोहबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं नैतिक विकास के चरण में। हाँ जी, किससे सीखते हैं या कौन सा चरण होता है, नैतिक विकास के चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय। हाँ जी, बुद्धि क्या है, बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय, शारीरिक मानसिक विकास की बुद्धि है, ठीक है। तो बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 20 है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। ये किस तरह का आकलन है कि कागज़ और पेंसिल से क्या है, बच्चे को काम दिया और फिर उसके काम को हमने जांच दिया, आकलन कर दिया। तो ये आकलन है, आकलन को सीमित कर देता है। इस तरह का आकलन क्या कर देता है, आकलन को सीमित कर देता है। हम बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा सकते, उस बच्चे का आकलन सही से नहीं कर पा सकते कि उसको कहा कि आप 1 से लेकर Z तक ABCD लिख कर दो, उसने लिख के दे दी, तो हम उसमें क्या आकलन कर देंगे, कुछ नहीं। हमारा सेट 2 है। अब सेट 2 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सेट 1 में 20 क्वेश्चन थे और सेट 2 में भी 20 क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो हमारे ये 5 सेट हो गए और आपको लगभग 100+ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो हमारा जो सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। वह अधिगम क्रिया जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है। हाँ जी, पियाजे बहुत खास है। मैं बार बार आपको दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ कि पियाजे बहुत खास है, जो इनके सिद्धांत है जो इन्होंने दिए हैं। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम है। हाँ जी, कौन सा अधिगम है? तो इनके अनुसार है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। करके सीखना ही, हाँ जी, पियाजे और वाइगोस्की ने खासकर यही कहा कि करके सीखना ही क्या है, स्थायी ज्ञान प्राप्त या प्रदान करता है लर्निंग के लिए। नंबर 3 है, आपकी कक्षा में सिखाने की विधि शैलियों वाले बच्चे हैं। आपकी कक्षा में सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्नताओं वाले बच्चे बैठे हैं जी। उनका आंकलन करने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? तो उनका आंकलन या जो भी करेंगे, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देकर। सबको एक तरह का कार्य और प्रशिक्षण नहीं देंगे, क्योंकि उसमें होशियार बच्चे भी होंगे, थोड़े डल बच्चे भी होंगे। तो विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देकर ही हम क्या करेंगे, अपनी जो कक्षा में सिखाने की विविध शैलियाँ उनका हम प्रचार करेंगे, उनको बच्चों को उनको प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? हाँ जी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और अधिगम, लर्निंग के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला कथन है हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो। बिल्कुल, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी, उनमें भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और सीखने की क्या हो? अंतर्निहित इच्छा होगी, मुझे सीखना ही है, कि मुझे आज ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर देना है मैथ का। कैलकुलस की मुझे जो पूरी बुक है इंटर की, वो मुझे 8 दिन में कंप्लीट कर लेनी है अपने आप ही। तो ये भीतरी प्रेरणा है। और अगर एक टीचर कह रहे हैं कि मैथ्स के टीचर हैं, इंटर की कैलकुलस को कह रहे हैं कि भाई इसे पूरी करना है, इसके चैप्टर पूरे कर लियो, और 2 महीने हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया, उस बच्चे ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, स्पेशल बच्चा है, वो उसके अंदर जो भीतरी प्रेरणा है, और उसने क्या किया, कैलकुलस की जो बुक है अपने आप ही सॉल्यूशन देख के जैसे भी करके, और उसने ये पूरी कर ली। तो भीतरी प्रेरणा के अनुसार की। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य बचपन अवधि है। हाँ जी, जो मध्य बचपन अवधि रखी है वो रखी है 6 से 11 वर्ष। कौन सी अवधि रखी है? 6 से 11 वर्ष, बाल्यावस्था भी से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो पियाजे ने जो कहा है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। आज ये दुनिया संसार जो है ना, भौतिक विश्व, इसके साथ जैसा हमारा अनुभव होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा जो माहौल होगा, आसपास का वातावरण, ये हमारे जो हमारा विकास है उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, वाइगोस्की की स्थिति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। तो वाइगोस्की ने स्तुति की है, और बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना को जो बताया उन्होंने कहा है, ये स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के, हाँ जी, अपना ही कार्य कर रहा है, कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का क्या, अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। नंबर 8 है दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता उनके सामाजिक संदर्भ से, कि हम ऐसा नहीं कि एक बालक है उसे, उसको जो समाज है, उसका घर है, उससे उसके परिवार है, उससे अलग करके सिखाएंगे तो वो इतना प्रभावी नहीं होगा, उसको समाज में ही रह कर सीखना होगा। और ये बताया भी गया है, जो हम स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो किस लिए ग्रहण करते हैं, उसका उद्देश्य कब पूर्ण होता है? जब तक हम अब स्कूल से बाहरी जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते, सही से उसको लागू नहीं कर सकते, तब तक जो हमने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है वह शब्दों के अर्थ, कर्म, भाषा, विधि, प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। हाँ जी, कि एक बालक है वो शब्दों के अर्थ को कैसे समझ रहा है, उसके कर्म को कैसे लगा रहा है, और भाषा की जो विविध प्रयोग है उनका प्रयोग कैसे कर रहा है, ये भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को या बालक का एक उदाहरण है। बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है, भाषा क्या है? तो विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। भाषा क्या नहीं कर सकती? तो जो देखो, अगर हम इसके चारों ऑप्शन पे बात करें, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रण करती है। हाँ जी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है।
ठीक है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट, करती भी है और कहीं करती भी नहीं। और तीसरा है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। जो प्रक्रिया उसका निर्धारण नहीं कर सकती क्या? भाषा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों का जो संवेगात्मक विकास होगा, क्योंकि जो संवेग बताए गए हैं, कुल कितने संवेग है? वो 14 संवेग हैं। कितने संवेग है दोस्तों? याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि संवेगों की संख्या कितनी है? 14 है। और कौशलों की संख्या, जो एक टीचर के अंदर कौशल होते हैं, वो कौशल भी कितने हैं? वो भी 14 है। कि जैसे कौशल कैसे हो गए कि पढ़ाने की कला है, ब्लैक बोर्ड विधि है, ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं और 45 का एंगल जरूरी है जी। कौन सा एंगल जरूरी है? 45 के कोण पे खड़े होकर लिख रहे हैं हम कोई पार्ट बच्चों को, है इस तरह के। ये हमारे क्या है? कौशल है। और संवेग कितने हैं? 14 हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, तो वो है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। हाँ जी, कक्षा कक्ष में किस तरह का माहौल है, बच्चे किस तरह की क्रिया या गतिविधियाँ कर रहे हैं, वो शिक्षक से कंट्रोल भी हो रहे हैं, नियंत्रण में हैं कि नहीं है। तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश ही क्या है? संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे आगे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है कि आप एक सबसे प्रभावशाली अध्यापक हैं? तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। हाँ जी, प्रत्येक बच्चे को एक नज़र से देखना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना कि ये आपने क्या किया। जो होशियार बच्चे हैं उनके आप संपर्क में हैं, और जो थोड़ा डल बच्चे हैं उनसे आप दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापक के महत्वपूर्ण गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, किस तरह का? तो अधिगम में असक्तता, लर्निंग में क्या करता है दोस्तों? असक्तता का इसमें लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो अध्यापक का जो दृष्टिकोण है और उसमें प्रतिभाशीलता जो बताई गई है वह उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। हाँ जी, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता ही क्या है? प्रतिभाशीलता संयोजन एक अध्यापक के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ दोस्तों, एनसीएफ। दोस्तों अगर आप एनसीएफ को आप विस्तार से जानना चाहते हैं या इसको पढ़ना चाहते हैं, तो हमने जो वीडियो बना रखी है एनसीएफ की, एक पूरी संपूर्ण वीडियो बना रखी है। उसमें हमने लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन रखे हैं, 30-35 के आसपास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीएफ के। ठीक है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं हमारी इस वीडियो को एनसीएफ से संबंधित। हाँ जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण है। हाँ जी, तो किस कारण गलतियाँ महत्वपूर्ण है ये बताया गया है। ये क्वेश्चन भी उस वीडियो में है। तो गलतियाँ महत्वपूर्ण है, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप समस्या जो है, समाधान है, उसका सोल्यूशन कैसे कर लेंगे? ठीक है, क्योंकि जीवन में क्या है, अगर आपने पढ़ाई के वक्त आपको सभी चीज़ मुहैया करा दी गई और आपके जो है 99% या 95% मार्क्स बन गए बिना किसी गलती के या बिना किसी समस्या के, तो जब आप लाइफ की जो कटु अनुभव है, जब आप कॉलेज की या डिग्री लेने के बाद लाइफ स्कूल से बाहर की लाइफ में आएंगे, तो आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। और उन समस्याओं को जब आप सोल्व नहीं कर पाएंगे तो आप कुंठित हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि बच्चे को जो है गलतियां भी करते रहना चाहिए, और बच्चों के लिए जो गलतियां वो महत्वपूर्ण होती हैं ताकि वो उनको समाधान करने में सहायता कर सके स्कूली शिक्षा के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होता है कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? शाब्दिक शब्दों से बोल के कुछ कह रहे हैं या गैर शाब्दिक या बिना शब्दों से बोले कुछ कह रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना है। जो उनकी स्वयं के प्रति क्या बन जाती है, एक तरह से अवधारणा है कि भैया मैं क्या हूँ, मैं बहुत होशियार बच्चा हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता। लेकिन जब उसे दंड देंगे ना हम, शाब्दिक या गैर शाब्दिक, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके स्वयं के प्रति जो अवधारणा है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कि मेरे से बड़े भी गुरु हैं कोई। ठीक, इस तरह का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है वो इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बाल्यावस्था से संबंधित, तो वो आता है 6 से 11 वर्ष। हाँ जी, बच्चा क्या करता है? गिरोह बनाना शुरू कर देता है 6 से 11-12 वर्ष के बीच में, समूह में रहना शुरू कर देता है। समूह की आयु कहा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है,
अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, हाँ जी, क्या संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। हाँ जी, कैसा, अपनी जो लिखाई में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 इस प्रकार है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों, वो यह समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया गया है या किया जाता है, ये सब सुधार करने के लिए यह दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं हमारे। आगे चलते हैं हम, जो हमारा सेट है, तीसरा सेट है, इसमें भी हमारे 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो इस तीसरे सेट का पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम में आंकलन किस लिए आवश्यक है? तो जो अधिगम में आंकलन आवश्यक है प्रेरणा के लिए। हाँ जी, हमने कोई लर्निंग या अधिगम दिया है, उसमें आंकलन नहीं करेंगे तो उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रेरणा के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रचलित योजना है उसमें नया नाम जोड़ेंगे तो वो जाना जाता है आत्मसात्करण। क्या कहा जाता है? आत्मसात्करण इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उन्हें सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके साथ पढ़ाना चाहिए, किस लिए? इससे क्या प्राप्त होगा? तो इससे समावेशी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या करेंगे दोस्तों? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? कि लिखा नहीं जाता, एक बालक ऐसा है और विकृत उल्टे सीधे शब्द लिखता है, उसे 5 साल हो गए हैं और 5 साल में भी उस पर सही से लिखा नहीं जा रहा, तो कौन से रोग से संबंधित है? कौन सा विकार है उसको? तो डिस्प्राफिया। कौन सा है दोस्तों? डिस्प्राफिया। ये विकार जो है, एक विकार तो सीटेट में आएगा और एक यूपीटेट में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो व्यक्ति के संज्ञानात्मक जो विकास को प्रभावित करता है वो है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव का व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। हम बात कर लें, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को घोषित करती है? तो वो है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार समिष्ट विकास का क्षेत्र है। तो वाइगोस्की ने समिष्ट विकास का जो क्षेत्र बताया है वो बताया है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथ्य सहायता के साथ साथ वाले कार्यों के बीच का अंतर। ठीक है, ये वाइगोस्की ने बताया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वो सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया। हाँ जी, किस तरह सीखते हैं बच्चे? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण प्रक्रिया है मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना। सामाजिकरण एक प्रक्रिया मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोहबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है, कोहबर्ग ने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। हाँ जी, जो महिला और पुरुष हैं उनकी नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए था, जो कोहबर्ग ने नहीं दिया। 11 क्वेश्चन है, 11 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का श्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो वाइगोस्की के अनुसार जो प्रस्तावित विकास है और अधिगम, इसके बीच संबंध का श्रेष्ठ रूप जो है वो है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। हाँ जी दोस्तों, जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षार्थी
एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। जो एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है उसमें अध्यापिका क्या करेगी, तो वही इसमें बताया गया है। इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। एक कक्ष में क्या करेंगी, एक अध्यापिका जो शिक्षार्थी केंद्रित है उसमें वो शिक्षार्थी जो है अपने स्वयं के अधिगम के लिए क्या करें, पहल करेंगे। उसके लिए वो प्रोत्साहित करेगी। जो बच्चों ने सीखा है, अगर बच्चों को पहाड़े आ गए हैं 20 तक के, उन्हें स्वयं से सीखे हैं, तो वो बच्चा उठेगा कि मैम मुझसे 12 तक के पहाड़े आते हैं या 20 तक के पहाड़े आते हैं, और वो बोर्ड पे जाएगा और बोर्ड पे क्या है, वो पहाड़े लिख देगा। यही क्या होगा, ये नियोजित करेगी जो एक अध्यापिका होगी क्लास के अंदर। बात कर लें जो हमारा प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो है विकास परिकलन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होना। बाल विकास परिकल्पन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होना। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परीक्षकों में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है वाइगोस्की तथा पियाजे के जो इसने परिक्षेप किए हैं। तो इसमें जो प्रमुख विभिन्नता है वो है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। हाँ जी, भाषा एवं चिंतन के बारे में जो उनके अलग अलग दृष्टिकोण थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो जो इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन बी पे जाते हैं। जो हमारा ऑप्शन बी है उसी को हम क्लिक करेंगे। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम जो लर्निंग है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है। हाँ जी, कौन सा आधार है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हाँ जी, समाज में बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, जो विद्यालय हैं उनको भी इन विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर है। किस बात पर निर्भर है कि बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार। तो बच्चों के निष्पादन का स्तर। हाँ जी, बच्चों का निष्पादन का स्तर किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 पर अगर हम बात करें, इनमें से कौन सी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो निम्न औसत मानसिक क्रियाएं। हाँ जी, जब उनके अंदर निम्न को औसत मानसिक क्रियाएं होंगी तो वो बेचारा बच्चा कहाँ प्रतिभाशाली होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 19, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत थे। हाँ जी, वाइगोस्की किस कथन से सहमत थे उस पर चर्चा की गई है। तो जो वाइगोस्की सहमत थे वो सहमत थे बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ। हाँ जी, समवयस्कों उनकी हम उम्र जो वयस्क हैं और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इस बात से वाइगोस्की सहमत थे। जो बच्चे हैं जो अपनी हम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ सीखते हैं, जो उनसे बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनके साथ जो सामाजिक अंत्यक्रियाएं हैं, समाज में रहते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। तो बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 20, तो वो इस प्रकार है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो इसकी बात करते हैं, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। हाँ जी, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अब तक हमने जो 3 सेट है वो आपको करा दिए हैं, चौथा सेट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह के जो वीडियो है प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जो हमारा सेट 4 है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी हमारे लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। हाँ जी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल जी, बहुत तरह के प्रकार हैं, अलग अलग मेथड से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित है। हाँ जी, स्वाभाविक प्रेरित है, आंतरिक प्रेरित भी हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे तो कक्षा के बाहर भी सीखेंगे, स्कूल से बाहर भी सीखेंगे, और समाज में सबसे अधिक सीखते हैं। वो बताया भी है, वाइगोस्की ने ये बताया था कि बच्चे जो हैं
अपने जो हम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ, और अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ, और छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ सामाजिक क्रियाओं के अंत्यक्रियाओं से सीखते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं पूछा था। आगे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होते हैं। हाँ जी, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। हाँ जी, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें जो शामिल किया गया है बच्चों के हस्तपरक गतिविधियों को उसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कक्षा अध्यापक ने अनंत को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय है। हाँ जी, कक्षा अध्यापक ने क्या देखा, जो अनंत है वो अपने कीबोर्ड पे क्या है, म्यूज़िक बजा रहा था, संगीत बजा रहा था। तो जो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि जो अनंत में क्या है, संगीत में है। हाँ जी, बुद्धि कैसी है, उच्च स्तरीय है। आगे अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। हाँ जी, सही बात है, जो लड़के हैं वो गणित में अच्छे होते हैं, किससे? लड़कियों से, ये कहा गया है। तो इस बात को अध्यापक क्या कहना चाह रहा है, क्या दर्शा रहा है? तो ये कह रहा है कि ये जो है जेंडर या लिंग पक्षपात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती या गणित को सोल्व नहीं कर पाती, या लड़के गणित में अच्छे होते हैं वो सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो एक अध्यापक का दृष्टिकोण है ये सही नहीं है। और अध्यापक क्या दर्शा रहा है, ये जेंडर जो लिंग है उसका पक्षपाती दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लड़कियों की मजबूरी होती है, वो कक्षा 8 तक ही गणित पढ़ती हैं, उसके बाद वो गणित को छोड़ देती हैं, और फिर जब कंपटीशन में आती हैं तो उनको गणित थोड़ा हार्ड लगता है। जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट में थोड़ा टफ लगता है लड़कियों को मैथ्स, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है, वो कक्षा 8 में मैथ्स को छोड़ देती है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसके टच में नहीं रहेंगे, 15 दिन भी आपने गणित नहीं निकाला तो आप गणित को भूल जाएंगे, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। हाँ जी, तो क्या है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? वो है अनुवांशिक संचरण। हाँ जी, समाज में क्या नहीं है, सामाजिक क्रिया में क्या शामिल नहीं है? अनुवांशिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम असक्तता वाले, हाँ जी, बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम रहता है। हाँ जी, बच्चों को क्या रहता है, जो अधिगम असक्तता वाले बच्चे हैं, जो एक समान उनको क्या दिख रहे, अक्षर और वर्ण, उनमें क्या रहता है, उनको भ्रम रहता है। जैसे कि हमने क्या लिख दिया, ए, और ए पर लगा दी बिंदी, तो वो बेचारा क्या पढ़ेगा, वो ए को ए ही पढ़ेगा, और अण को अण ही पढ़ेगा, अण को अण ना पढ़ के ए ही पढ़ेगा। ये उनमें भ्रम पैदा हो जाता है, रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता है समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। हाँ जी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 8 या प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। बिल्कुल करती हैं जी। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो जो शिक्षिका हैं, जो अध्यापिका है, उसको गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए हों। तो उन लड़कियों को कैसा कार्य देना चाहिए, बालिकाओं को कैसा कार्य देना चाहिए, एक अध्यापिका को, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए हों। आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसी का एक ये हिस्सा बचा है। अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए समता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए समता का जो विकास है, वो जो विशेषता है वो है औपचारिक, हाँ जी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का ये एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
प्रगतिवादी शिक्षा है। प्रगतिवादी शिक्षा किसे कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। जो प्रगतिवादी शिक्षा है उसके बारे में बताया गया है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। नंबर जो 11 है उसके बारे में, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त या सबसे सही है? तो बुद्धि के बारे में बताया गया है, बुद्धि बहुआयामी है। हाँ जी बिल्कुल, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, लिंग मतलब जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। कौन सा जो ऑप्शन है वो जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है? तो वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। हाँ जी, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं उसमें क्या करते हैं, जो लड़के हैं उनके लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग व्यवहार करते हैं, ये करना नहीं चाहिए। ये क्या कहलाता है? लिंग जेंडर पक्षपात कहलाता है। हमारा 13 जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती हैं? तो जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो कौन सा है? उसकी ओर संकेत करती है। तो करती है औपचारिक चरण। दोस्तों औपचारिक चरण और कानून व्यवस्था। कौन सा संकेत दे रही है जो अध्यापिका है कक्षा के अंदर? औपचारिक चरण और कानून व्यवस्था वाला। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो जो जॉन डीवी ने कथन बताया है, ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार समुचित बताया वो है, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। हाँ जी, जो विद्यार्थी है उन्हें स्वयं ही सामाजिक जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए सक्षम होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों वैध नहीं माना जा सकता बहुबुद्धि सिद्धांत को? वो इसलिए नहीं माना जाता, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। जब तक हम विशिष्ट परीक्षण नहीं करेंगे उसके अभाव में जो अलग अलग बुद्धियों के व्यक्ति हैं या बालक है उनका मापन संभव नहीं हो सकता। तो हमारा 16 है वो है, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था विद्यालय आधारित आंकलन? ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके कि बच्चों का विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए। नंबर हमारा 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो जो विकासात्मक विकार है उसका उदाहरण नहीं है अभिघात तनाव। कौन सा नहीं है? अभिघातक तनाव। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, बच्चों में सीखी गई निरसहायता का कारण है। तो वह इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह असफल नहीं हो सकते। बच्चे के अगर दिमाग में यह बात बैठ गई कि वे सफल नहीं हो सकते तो बहुत एक शिक्षक को उस बच्चे के प्रति बहुत कठोर होना पड़ सकता है, उसके साथ व्यवहारिक भी होना होगा ताकि वो बच्चे को समझा सके कि इस समाज में या इस दुनिया में कोई भी जो है काम असंभव नहीं है। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय। हाँ जी, सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? तो जो है जैविक पहलू की। हाँ जी, वाइगोस्की का जो जैविक पहलू है उसकी क्या कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा हो रही है जैविक पहलू की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 एंड लास्ट सेट है, 4 सेट हम आपको करा चुके हैं। हाँ जी, तो 5वां जो सेट है वो इस प्रकार है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया था? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्णय लिया था एल्फ्रेड बिने ने लिया था। किसने लिया था? एल्फ्रेड बिने ने लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, छात्राएं, हाँ जी छात्राएं फिर अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, बिल्कुल अच्छी होती हैं। ठीक है, वो तो जेंडर
जेंडर जो है, जेंडर कोई डिफाइन नहीं करता कि गणित में कौन अच्छा होता है, बालक या बालिका, दोनों ही गणित में अच्छे होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन है, एल्बर्ट जो बंडूरा हुए हैं उनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने जो बताया वो बताया कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपेण एक मुख्य तरीका है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपेण एक मुख्य तरीका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। जो निगमनात्मक तर्कणा है वो किस में शामिल है, तो वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बताया गया है। बात कर लेते हैं जो प्रश्न नंबर 5 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। हमारे अंदर एक आंतरिक बल होता है जो हमें काम करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है, व्यवहारपरक बनाता है, प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है कि हम क्रिया भी करें और प्रतिक्रिया भी करें। उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, और उस प्रतिक्रिया को जो है वो विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और आंतरिक मोटिवेशन बहुत खास होता है। बाह्य मोटिवेशन तो हमें दिया जाता है, लेकिन जो आंतरिक होता है उसकी कोई अपनी सीमा नहीं होती। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। हाँ जी, कौन सा करता है दोस्तों, अर्थपूर्ण संबंध। अधिगम सकारात्मक जो है, अधिगम को सकारात्मक प्रकार से अर्थपूर्ण संबंध प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। जो सामाजिक अधिगम है इसका सिद्धांत है तो वो बल देता है पोषण पर। किस पे देता है दोस्तों, पोषण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 इस प्रकार है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो बल देता है उद्गम के मुकाबले में हीनता का स्तर, उद्गम के मुकाबले में हीनता का स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात पर संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वो जो दक्षता प्राप्त करने लगा है शिशु, तो दोस्तों वो जो दक्षता प्राप्त करने लगा है वस्तु स्थायित्व में वो क्या है, दक्षता प्राप्त करने लगा है जो शिशु है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाज लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। तो समाज लिंग समानता का मापदंड हो सकता है कक्षा 12 तक पहुंचने वाली लड़कियां लड़कों की संख्या तुलना। कक्षा 12 तक पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या तुलना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय आधारित आंकलन है। विद्यालय आधारित जो आंकलन है वो है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करना। हाँ जी, प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधि शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की विधि है। तो ये जो विधि है दोस्तों वो विधि है पोर्टफोलियो आकलन। हाँ जी, क्या कौन सा आकलन है, पोर्टफोलियो आकलन इसको कहते हैं। कि जब कक्षा में शिक्षार्थियों जो बालक हैं उनसे कहा गया कि अपने समाज के लिए एक क्या करें, क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक नोटबुक बनाएं। तो नोटबुक बनाना मतलब पोर्टफोलियो आकलन करना। नंबर 13 है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के लिए माध्यम से विद्यालय, हाँ जी, माध्यम से जो विद्यालय है, ऑप्शन डी में क्या है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और लांभावित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा नहीं दिखाएं। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो 14 इस प्रकार है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, हाँ जी, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है उनके लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 की तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। जी, कक्षा 7 का जो बालक है वो गणित में क्या करता है, त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे कि आपका कक्षा 7 का जो बालक है वो त्रुटियां कर रहा है, तो उसके लिए शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकलात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे
दोबारा करें। एक बार गलती हो गई फिर से दोबारा सवाल को करना चाहिए, फिर से गलती हो गई फिर तिबारा करना चाहिए। तीसरी बार या चौथी बार में वो गलती पकड़ ली जाती है या पकड़ लेगा बालक जो है। 16 की संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? जो संवेगात्मक बुद्धि है, क्योंकि जो संवेग बताए गए हैं वो 14 बताए गए हैं, तो जो है ये बुद्धि संबंधित हो सकती है अंत्यव्यक्तित्व और अंत्यव्यक्तित्व बुद्धि के बीच। हाँ जी, अंत्यव्यक्तित्व और अंत्यव्यक्तित्व बुद्धि के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अल्बर्ट बंडूरा के जो सामाजिक अवलोकन पर सिद्धांत था उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है प्रतिधारणा। कौन सी होती है दोस्तों? प्रतिधारण ये पद्धति इसकी एक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है? जो संज्ञात्मक क्रिया है वो सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो है अंतर करना। किसी भी चीज़ में क्या करना? अंतर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो भाषा विकास में जो सहयोग करने का तरीका गलत है वो है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। नहीं दोस्तों, जो बालक है उसकी जो अपनी भाषा है उसका जो प्रयोग कर रहा है उसे मान्य किया जाना चाहिए, अमान्य नहीं करना चाहिए। इसका जो 100वां क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस प्रकार है, सम्मिलित शिक्षा है। सम्मिलित किस प्रकार की शिक्षा है? तो कक्षा कक्ष में विभिन्नताओं का होना। हाँ जी, कक्षा कक्ष में अलग अलग विभिन्नताओं के बालक होते हैं, तो जो उन्हें शिक्षा भी दी जाती है वो अलग अलग तरीके से ही देनी चाहिए। तो कक्षा कक्ष में विभिन्नताओं का होना ही क्या है? सम्मिलित शिक्षा का एक उचित उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लगभग 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 सेट हमने आपको करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूल ले, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसी प्रकार की अनेक वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा चैनल है उसका जो नोटिफिकेशन है, बेल है, आप उस बेल को भी दबा दें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।